नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स के छापे पर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग, सीबीडीटी और महकमे मौसूलात के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग 50 मिनट तक चली। ये मीटिंग इसी को बताया गया कि हालिया कार्रवाई गैर जानिबदाराना और इम्तियाज से परे है। इस वक्त ये अहम खबर आपको नाजरीन बता रहे हैं। इनकम टैक्स के छापे पर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई है। सीबीडीटी और महकमे मौसूलात के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई और ये मीटिंग 50 मिनट तक चली। इसी को बताया गया है कि हालिया कार्रवाई गैर जानिबदाराना और इम्तियाज से बिल्कुल परे है। इस वक्त की अहम खबर नाजरीन, इनकम टैक्स के छापे पर इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई जो कि 50 मिनट तक चली है। सीबीडीटी और महकमे मौसूलात के साथ इलेक्शन कमीशन की ये मीटिंग हुई है जिसमें ईसी को बताया गया कि हालिया कार्रवाई गैर जानिबदाराना और इम्तियाज से बिल्कुल परे है। हमारे नुमाइंदे अनिल बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, 50 मिनट तक ये मीटिंग लगातार जारी रही, तो क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आया है? 45 से 50 मिनट के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक में जो है राजस्व सचिव एबी पांडे खुद मौजूद थे और सीबीडीटी के चेयरमैन भी इसमें मौजूद थे और इलेक्शन कमीशन के तमाम आला अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक की जहां तक सूत्रों की बात करें तो इसमें तमाम वो बातें रखी गई जिस तरह से अभी हाल के दिनों में जो जब्त किए गए हैं, जो कैश रिकवरी हुई थी या फिर तमाम ऐसे ट्रांजेक्शन हुए थे जिसमें चाहे वो एक्सेल सीट की बात हो, कंप्यूटर की बात हो या फिर जो हैंड राइटिंग डायरी की बात हो, ये तमाम ऐसे जो जांच कदम उठाए गए हैं आयकर विभाग की तरफ से, उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी गई। साथ ही साथ चुनाव आयोग ने यह भी आयकर विभाग ने और जो वित्त मंत्रालय उन्होंने यह भी बात रखी है चुनाव आयोग के सामने कि किस तरह से उन्होंने निष्पक्ष और भेदभावपूर्ण तरीके से रहित तरीके से कदम उठाया है ताकि किसी एक पक्ष को ये टारगेट नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के उन तमाम फील्ड अधिकारी भी वो कोऑपरेट करे और जो जांच एजेंसियां हैं खासकर आयकर विभाग उसको ये सूचना दे कि जिस तरह से चुनाव आचार संहिता है उसका जो उल्लंघन अगर कहीं हो रहा है, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है अगर अवैध पैसे के लेन देन से या डिस्ट्रीब्यूट कर, तो उसकी गोपनीय तरीके से जानकारी दे ताकि समय रहते आयकर विभाग उन तमाम कदम उठा सके, उन तमाम लोगों को के खिलाफ कदम उठा सके और लोकतांत्रिक जो मूल्य है उसको बचाया जा सके। इस तरह से तमाम ऐसी जानकारियां जो है वित्त मंत्रालय के ये अधिकारियों ने चुनाव आयोग को आज साझा की है। जी बिल्कुल। तो ये जानकारियां जो इलेक्शन कमीशन को दी गई है, तो क्या इससे इलेक्शन कमीशन मुतमईन है? इलेक्शन कमीशन का क्या कुछ कहना है? ने यह भी कहा है कि जो भी आप कदम उठा रहे हैं उन्होंने काफ़ी इसकी प्रशंसा भी की है कि इस तरह के जो इलिसिट मनी है उसको आप काउंटर कर रहे हैं और उसके सीज कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा कदम है खासकर लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर और निष्पक्ष चुनाव हो सके उसको लेकर। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उन तमाम इस तरह की जितने भी अगर अवैध मनी है और उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो उन तमाम मनी और अवैध ट्रांजेक्शन पे नज़र रखे आयकर विभाग और निष्पक्ष और भेदभावपूर्ण रहित जो है वो कदम उठाया जाए ताकि क्योंकि हमने देखा था कि इससे पहले भी कांग्रेस वो चुनाव आयोग के पास गई थी और कई ऐसे आरोप लगाए थे खासकर वित्त मंत्रालय के जो विभाग है उस पर। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने इसके बाद चिट्ठी भी लिखी थी वित्त मंत्रालय को और निष्पक्ष और भेदभावपूर्ण रहित कदम उठाए जाने की बात कही थी, जिसके जो उसके इन बातों पर लेकर के वित्त मंत्रालय ने भी चुनाव आयोग को लेटर लिखी थी और उसमें तमाम ऐसी बातें का जिक्र किया था कि वो जो भी कदम उठा रहे हैं वो जो भी इनपुट्स आ रहे हैं खासकर इंटेलिजेंस इनपुट उसके आधार पर उठाया जा रहा है और वो तमाम सबूत ऐसे उनके पास हैं जो ये तस्दीक करते हैं कि जो ये अवैध मनी का जो ट्रांजैक्शन चल रहा था वो मौजूद था कहीं ना कहीं। जिस तरह से हमने देखा कि भोपाल हो, इंदौर हो, गोवा हो या दिल्ली एनसीआर तमाम ऐसे जांच हुई थी और जब्त किया गया था और जो भी कुछ इनपुट्स आए हैं उनको जो कड़ियों से जोड़ा गया था और इसके आधार पर ये लगाया गया है कि ये जो मामले सामने हुए हैं और सामने आए
हैं और उसके फर्दर क्या कुछ जांच हो सकती है उस पर कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल अनिल, लेकिन लगातार ओपोजिशन ये इल्जाम लगा रही है कि मरकज जो है आईटी जैसे विभागों को, डिपार्टमेंट्स को उनका गलत इस्तेमाल कर रही है, और खासतौर से अब जबकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है तो भी जो है इन डिपार्टमेंट्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ताकि जो अपोजिशन लीडरान है या उनके साथी है उनको जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको एक तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर इसे थोड़ा पीछे भी देखना होगा, क्योंकि जब भी चुनाव आए हैं कहीं ना कहीं कई विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो बाहुबली का प्रयोग करती हो या फिर पैसे का, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे पहले भी आते रहे हैं। और आयकर विभाग जब ये कदम उठा रहा है और जब उनके हाथों में सबूत है, कई ऐसे दस्तावेज हैं जो नकदी करेंसी उन्होंने जब्त किया है, तो इसको लेकर विपक्ष का कैसे राजनीतिक आरोप लगाना लाजमी है। लेकिन यह भी बात देखना होगा कि कहीं ना कहीं जब आयकर विभाग ने ये छापा मारा है, रेड किया है, तो जो भी दस्तावेज और पैसे उन्होंने इकट्ठा किए हैं उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो ऐसे में आयकर विभाग का जो काम है वो अपना काम कर रही है, राजनीतिक पार्टियों का काम है आरोप लगाना, वो अपना आरोप लगा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक मूल्य और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए इसे अच्छा कदम बताया जाना चाहिए। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें यह खबर जम्मू कश्मीर के कश्तवाड़ से है। मिलिटेंटों ने सरकारी मुलाजिम चंद्रकांत को मारी गोली, हमले में चंद्रकांत जख्मी। मिलिटेंटों के हमले में चंद्रकांत का पीएसओ मारा गया है। चंद्रकांत का ताल्लुक आरएसएस से बताया जाता है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर नाजरीन जम्मू कश्मीर से है। कश्तवाड़ में मिलिटेंटों ने सरकारी मुलाजिम चंद्रकांत को गोली मार दी है। इस हमले में चंद्रकांत जख्मी हुए हैं। आपको बता दें मिलिटेंटों के हमले में चंद्रकांत का पीएसओ मारा गया है। चंद्रकांत का ताल्लुक आरएसएस से बताया जाता है। हमारे नुमाइंदे मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है ये पूरा मामला? देखिए आपसे कुछ देर पहले किश्तवाड़ में मामला पेश आया है, जहां पर मिलिटेंटों ने एक सरकारी मुलाजिम में चंद्रकांत सिंह जिसको गोली मार दी और उसमें उसका जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर है, पीएसओ है, वो मारा गया है, जबकि चंद्रकांत जख्मी हुआ है और उसे इलाज मुआवजे के लिए हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। और अभी तक जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिली है, चंद्रकांत एक सरकारी मुलाजिम है, वो हॉस्पिटल में ही काम करता है और ये कहा जाता है कि वो आरएसएस के साथ उसका ताल्लुक था। और ये जो मामला सामने आया है, वो जो किश्तवाड़ टाउन है वहाँ पर काफी टेंशन बढ़ गई है, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन एक डिसीजन लिया है और पूरा किश्तवाड़ टाउन जो है वहाँ कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो घर के अंदर ही रहें, क्योंकि जिस तरह से ये हलाकत हुई है तो उससे पुलिस को खदशा है, एडमिनिस्ट्रेशन को खदशा है कि कुछ वहाँ गड़बड़ी पैदा हो सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, अमन कानून की जो सूरत हाल है उसमें बिगाड़ आ सकता है। तो उसके चलते फिलहाल किश्तवाड़ पूरे टाउन में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है और तलाश जारी। मनोज, इस पूरे मामले पर अभी कोई कार्रवाई हो पाई है क्या? कुछ पता चल पाया है कि वो लोग कौन थे? और अभी मतलब इस पूरे मामले में क्या कुछ मजीद कार्रवाई या इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए अभी ये हमला हुआ है और जैसे मैंने कहा कि चंद मिनट पहले ये हमला हुआ है और जिसमें ये पीएसओ मारा गया है चंद्रकांत, और चंद्रकांत सिंह जो है वो जख्मी हो गए हैं। इसलिए पुलिस ने जो पहली कार्रवाई जो पुलिस की है वो पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और ये जाहिरी तौर पर मिलिटेंसी की कार्रवाई ही लगती है, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि किश्तवाड़ टाउन में ही एक जो चिनाब वैली में ही एक और वर्कर को भी कुछ महीने पहले मिलिटेंट से हलाक कर दिया था। और यहाँ आज कार्रवाई है, फिलहाल पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और मिलिटेंटों की तलाश जो है वो जारी है। और वहीं दूसरी तरफ जो अमन कानून की सूरत-हाल को बनाए रखने के लिए पूरे किश्तवाड़ कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी मनोज। जी बिल्कुल मनोज कौल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, फिल्म बीनू को अब नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर मबनी फिल्म के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। फिल्म की रिलीज की राह साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि यह फिल्म ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जी करती है या नहीं, इस बारे में फैसला इलेक्शन कमीशन को करना होगा।
हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि फिल्म जो कि बनी हुई है नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर, उसकी रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया है, तो क्या कुछ मजीद अपडेट इस पर मिल पा रहे हैं? एक बड़ी राहत फिलहाल इस फिल्म के रिलीज को लेकर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के एक्टिविस्ट फिलहाल अमन पवार की तरफ से एक याचिका दाखिल करके ये कहा गया था कि इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इलेक्शन के समय अगर इस फिल्म को रिलीज किया जाता है तो चुनाव पर उसका खासा असर पड़ेगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी गई कि इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसको कहीं ना कहीं इलेक्शन इफेक्ट कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान दो अहम बातें बोली। एक ये कि अगर इस पूरी फिल्म, ये पूरी जो फिल्म है वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर कार्रवाई करे और ऐसी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके कोर्ट का महत्वपूर्ण समय बर्बाद न किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता को ये लगता है कि ये फिल्म चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग को कंसीडर करने दीजिए, न कि इस पूरी याचिका को लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जानी चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फिल्म की रिलीज को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं की और यह कहा कि चुनाव आयोग इस पूरी फिल्म पर फैसला लेगा। यानी कि यह साफ है कि अदालत से फिलहाल जो रोक को लेकर उम्मीद थी कांग्रेस पार्टी को, वो फिलहाल नहीं मिल पाई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर अपना आखिरी फैसला लेगा कि क्या वो इस फिल्म की रिलीज को रोकता है या नहीं। चुनाव आयोग ये तय करेगा कि क्या ये फिल्म चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करता है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी है। जी बिल्कुल सुशील, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन को लेना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसका ये कहना है कि पॉलिटिकल एजेंडा है मूवी का या नहीं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वो भी जो है ये काम जो है दूसरे डिपार्टमेंट पर डाल रहे हैं। तो इस तरह से क्या ये पूरी मूवी जो है रिलीज हो पाएगी या फिर नहीं, ये पूरा एक जो मामला है ये सुलझ पाएगा या फिर फिल्म जो है बिना किसी रोक टोक के रिलीज हो जाएगी? देखिए मुनज़्ज़ा, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि इससे पहले फिल्म की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम बड़े फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे दीपक मिश्रा, उन्होंने ये साफ किया था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया कि इस पूरी याचिका में जो फिलहाल कांग्रेस एक्टिविस्ट की तरफ से दाखिल की गई थी, वो ये कहा गया था मुनज़्ज़ा कि ये फिल्म अगर रिलीज होती है तो चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अगर यह फिल्म चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है, ना कि कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे इंटरवीन कर सकता है, क्योंकि यह पूरा मामला चुनाव आयोग का है। तो यह साफ है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह साफ कर दिया कि फिल्म के रिलीज को लेकर वो कोई भी टिप्पणी और कोई भी रोक नहीं लगाएंगे। अब चुनाव आयोग ये तय करेगा कि इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए या न लगाई जाए, क्योंकि चुनाव आयोग ये बेहतर समझता है कि कौन सी फिल्म या कौन से बयान चुनाव आयोग के आचार संहिता का उल्लंघन करता है या नहीं। तो अब ये साफ है कि ये तमाम जो डेलीगेशन है, जो याचिका करता है, वो चुनाव आयोग अप्रोच करें। चुनाव आयोग को अगर लगता है कि मोदी के बायोपिक पर अगर फिल्म चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो वो रोक लगाएगी, और अगर नहीं लगता है तो निश्चित रूप से 11 या 12 अप्रैल को जो ये फिल्म रिलीज हो रही है उसको रिलीज किया जाना चाहिए। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच मुल्क मुखालिफ है। आपको बता दें कि ये बीजेपी शिवसेना की मुश्तरका रैली थी जिसमें उद्धव ठाकरे स्टेज पर मौजूद थे। साथियों की देश विरोधी सोच है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी। जो बात कांग्रेस का
डकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी बीजेपी का इंतखाबी मंशूर जारी होने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 को अपना पहला इंटरव्यू दिया है। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने बदउनवानी को सबसे बड़ा इशू बताया है और उसके जरिए कमलनाथ पर निशाना भी साधा। उन्होंने कमलनाथ को भ्रष्टनाथ करार दिया है। पीएम ने पूछा कि क्या बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं। करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में। करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है। करप्शन हमारा मुद्दा है। अब जैसे कल भोपाल में हुआ, भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं चाहिए। न्यूज 18 के खसूसी इंटरव्यू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कमलनाथ हुकूमत को भ्रष्ट कहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश राब्ते आम के वजीर पीसी शर्मा का कहना है कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। मरकजी हुकूमत शिवराज सिंह का व्यापम घोटाले, ई ट्रेडिंग घोटाले समेत कई बदउनवानी को नजरअंदाज कर रही है। शिवराज सिंह चौहान का व्यापम घोटाला जिसमें 50 लोग मारे गए वो नहीं दिखाई दे रहा है। ई टेंडरिंग में घोटाला हो वो नहीं दिखाई दे रहा है। जो उज्जैन के अंदर कुंभ में जो घोटाले हुए नहीं दिखाई दे रहे। माइनिंग चौहान लिखी हुई गाड़ी चलती थी और माइनिंग हो रही थी वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो एक चुनाव के टाइम पे इस तरह का आईटी से वहाँ हमला करवाना, ये हमला है आईटी का, राजनीतिक हमला जिसमें कुछ नहीं निकलेगा। कंकड़ तक नहीं मिला कक्कड़ के यहाँ, नहीं जो मृगलानी जी हैं उनके यहाँ कुछ मिला है तो अश्विनी शर्मा के पास। तो अश्विनी शर्मा खुद कह रहा है मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और 2004 से लगातार वो इन्हीं से जुड़ा रहा। तो भ्रष्ट तो इनकी सरकार है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती अवामी रैली से खिताब करिए, आपको सीधा ले चलते हैं। इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज्यादातर अब इनके सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने यहाँ किसानों का हर मामले में व हर स्तर पर इनके हितों का पूरा ध्यान रखा है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने भी पूर्व की कांग्रेसी सरकार की तरह ही देश के खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी कोई खास विकास व उत्थान आदि होने वाला नहीं है। बशर्ते जब तक यहाँ इनकी व अन्य और विरोधी पार्टियों की भी इन वर्गों के प्रति अभी तक भी चली आ रही इनकी जातिवादी, हीन, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच पूरे तौर से बदल नहीं जाती है, जिसके कारण ही पूरे देश में अभी भी यहाँ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है। इनका पदोन्नति में आरक्षण तो अभी भी यहाँ प्रभावहीन ही बना हुआ है। इसके साथ ही केंद्र व राज्यों में भी पहले कांग्रेस की सरकार में और अब बीजेपी की सरकार में भी इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकार के भी ज्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं।
जिसके कारण अब इनको आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा इन्हें जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए बने नियम व कानूनों को भी अब इस सरकार ने भी अधिकतर प्रभावहीन ही बना दिया गया।